Standard 10 Geography. Lesson number 7 Human Settlements. Settlements means houses. Residential area. Settlements. यहाँ पे दो इमेजेस हमें दिया हुआ है. ये इमेजेस बहुत ही ऊंचाई से निकाला हुआ, और जो फर्स्ट इमेज है उसमें हमें ये जो भीड़ में कुछ तो ऐसा डार्किश दिख रहा है, वो सेटलमेंट्स का इमेज निकाला हुआ है. तो इसका मतलब यहाँ पर इतने डार्कनेस जो दिखा रहा है, एक ही गुच्छे में कुछ पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जी रहे हैं, बहुत सारे घर हैं. और दूसरा जो इमेज है वहाँ पर बहुत दूर दूर ऐसे तितर फितर में पब्लिक रह रहे हैं. सो एक जगह में पूरे कॉन्सनट्रेटेड होकर और दूसरे जगह में स्कैटर्ड होकर घर बनाए हुए हैं. ओके, तो दो अलग अलग तरीके का सेटलमेंट्स का इमेज यहाँ पर हमें दिखा रहा है. उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछा है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेटलमेंट्स. जो द फर्स्ट सेटलमेंट का टाइप हो गया एक ही एरिया में कॉन्सनट्रेटेड, दैट इज न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ सेटलमेंट्स. फर्स्ट वाला न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है, ये जो दिया गया हुआ. और दूसरा है लिनियर सेटलमेंट, मतलब लाइन से कुछ एरिया में वैसा बने हुए हैं. सो सेकेंड टाइप ऑफ सेटलमेंट हो गया लिनियर सेटलमेंट. और विच वन इज द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, सेकेंड क्वेश्चन पूछा, और वाई. ज़रूर फर्स्ट वन न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, और उसका रीज़न होगा कि ऐसा कोई जगह हो जहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी हो, रिवर बैंक हो, बराबर, और कल्टीवेटेड लैंड हो उसके आसपास में, ताकि लोग क्या कर सके, एक साथ झुंड में रह सके. और थर्ड क्वेश्चन है विच वन इज अ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट. और कौन सा वाला है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, यानी तितर फितर ऐसा लोग रहते हैं, डिस्पर्स्ड वन. तो डिस्पर्स्ड वन सेकेंड वाले हैं, और उसका रीज़न क्या हो सकता है, आसपास में कोई घना फॉरेस्ट हो तो लोग इकट्ठे एक एरिया में नहीं रह सकते, या फिर डेसर्ट एरिया हो सकता है. तो ये सभी उसके पीछे का रीज़न हो सकता है. कैन यू गेस इन विच रीजन्स आर दी सेटलमेंट्स लोकेटेड इन इंडिया. इंडिया में कौन से एरिया में ऐसा रीजन है. अगर हम फर्स्ट वाला इमेज के हिसाब से देखा जाएगा तो इंडिया में जहाँ पर रिवर बेसिन है वैसा रीजन में, पानी की अवेलेबिलिटी वाला जगह में फर्स्ट वाला सेटलमेंट्स हो सकता है. और सेकंड वाला जो सेटलमेंट है वो ज़्यादातर इंडिया के राजस्थान का डेसर्ट रीजन वगैरह जगह में हो सकता है. नाउ द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. इन इंडिया वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ सेटलमेंट्स पैटर्न गिवन द वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ द लैंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट. इंडिया में ऐसे बहुत सारा वैरायटी ऑफ सेटलमेंट हमको देखने को मिलेगा, यानी कोई भी एरिया का घर जो स्थित है किस पैटर्न में है वो चेक करोगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारा वैरायटीज़ अलग अलग एरिया में हमें मिलेगा. उस पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स डिपेंड रहता है, यानी जहाँ पर बारिश ज़्यादा वगैरह होने वाला एरिया है वहाँ का सेटलमेंट्स का जो रूफ़ होता है, घर के जो छत होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, स्लोपिंग रूफ्स होता है. जहाँ पे बारिश कम है, बहुत ही रेयर है, वहाँ पे फ्लैट रूफ्स वाला घर होता है. तो घर का सेटलमेंट का पैटर्न में भी, यानी पास पास में क्या, बहुत ही नज़दीक है क्या, जैसे चाल टेप एरिया से क्या, या दूर दूर जगह है, दूर दूर जगह में घर बने हुए हैं, ये सभी पैटर्न्स क्लाइमेट पर डिपेंडेड है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी मिलने का, पानी की सुविधाओं पर डिपेंडेड है. स्लोप ऑफ द लैंड, अगर ज़्यादा लैंड में स्लोप ज़्यादा है तो हिली रीजन जैसा हो गया, वैसा जगह में सेटलमेंट कम हो सकता है. और लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है तो वहाँ पर सेटलमेंट बहुत ही ज़्यादा घने, मतलब बहुत ही पास में सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा. न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेटो रीजन्स ऑफ नर्मदा वैली, पैडी लैंड्स इन बिहार, यूपी, विंध्यन प्लेटो एंड सेवरल अदर कल्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया. और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट यानी एकदम पास में लोग झुंड में रहता है, वैसा जो सेटलमेंट है ज़्यादातर हमारे नर्मदा रिवर वैली के आसपास का रीजन होता है, उसके आसपास में जो प्लेटो रीजन है वहाँ पर. और पैडी लैंड्स इन बिहार, बिहार के पैडी लैंड, पैडी यानी चावल की खेती,
चावल की खेती का एरिया वगैरह मतलब उसके आसपास की जगह यूपी में, उत्तर प्रदेश और विंध्या, आपने सुना है पहले भी विंध्या सतपुड़ा रीजन्स, तो विंध्या प्लेटो, ऐसे सभी जगह में और बहुत सारे कल्टीवेटेड पार्ट्स इंडिया में खेती वगैरह ज़्यादातर उगने वाले जगह में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलेगा। On the other hand, dispersed settlements are found in tribal parts covering central part of India, eastern and southern Rajasthan, Himalayan slopes and land with dissected and uneven topography. तो दूसरी तरफ से देखा जाएगा तो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है? ट्राइबल पार्ट्स, इंडिया के सेंट्रल रीजन में जो ट्राइबल रीजन है, मतलब ज़्यादातर अलग अलग तरीके के अलग अलग कुल के लोग जो अलग अलग आदिवासी ट्राइब्स जहाँ पर रहते हैं, या ईस्टर्न और सदर्न राजस्थान, राजस्थान के ईस्टर्न साइड और साउथ साइड जहाँ पर बारिश के वगैरह कमी बहुत ज़्यादा है, हिमालयन स्लोप रीजन और लैंड विथ डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी, कंटिन्यूएशन नहीं ऐसा लैंड, जो लैंड में बिल्कुल कंटिन्यूएशन नहीं है, डिसेक्टेड है, यानी बीच में कोई पहाड़ आए या बीच में कोई बड़ा वैली, कोई डीप एरिया आया तो लैंड में कोई कंटिन्यूएशन नहीं रहेगा, तो लैंड का अलग अलग पार्ट के बीच में कनेक्शन नहीं रहेगा। तो वैसा रीजन में और स्लोपी रीजन में और अनइवन टोपोग्राफी, यानी कुछ एरिया बहुत ही ऊंचा, कुछ खड्डे जैसे, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े टोपोग्राफी वाला एरिया, वैसे वाला जगह में वगैरह एक्सेसिबिलिटी यानी आना जाना ईजी नहीं होता, तो वैसे जगह में भी सेटलमेंट बहुत ही डिस्पर्स्ड है, यानी बहुत ही दूर दूर है, सेटलमेंट्स के बीच में कोई अटैचमेंट या नज़दीकियाँ नहीं है। Some amenities and facilities are given here. Tick in the relevant column and complete the table on the basis of their presence in urban and rural areas of both. यहाँ पर हमें एक कॉलम दिया है, amenities है यहाँ पर और अवेलेबल इन विलेजेस और अवेलेबल इन सिटीज़, हमें इसको फिल करना है कौन से amenities फैसिलिटीज़ विलेज में अवेलेबल है और कौन से सिटीज़ में अवेलेबल है। पेट्रोल पंप वी कैन सी इन सिटीज़, थिएटर वी सी इन बोथ द प्लेसेस, वीकली मार्केट मेनली इन विलेजेस and sometimes we can see in the cities also, but cities have regular everyday market, okay, and primary health center is available in both the places, police outpost and art gallery we can only see in the city, and next gram panchayat is in the villages not in cities, agriculture produce market committee we can see in both the places because agriculture produce होता है और विलेज में और उसका बिजनेस वगैरह दोनों जगह में होता है, और प्राइमरी स्कूल हमें दोनों जगह मिलेगा। सीनियर स्कूल पहले तो सिटीज़ में ज़्यादातर था लेकिन अभी विलेजेस में भी अवेलेबल है, और कॉलेजेस सिटीज़ में ज़्यादातर है लेकिन कॉलेज में आजकल अवेलेबल है, और शॉप बोथ द प्लेसेस, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वी कैन सी ओनली इन cities not in villages, metro station also in cities, bus station we can find in both the places, university हम सिर्फ सिटी में देख सकते हैं। Examples of settlements pattern in Brazil, ब्राज़ील का settlement patterns, दो settlement का pattern यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट is in the Amazon river basin, Amazon river basin का स्टार्टिंग का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इतना मार्किंग किया हुआ है, ये जो तितर फितर यहाँ वहाँ जो डॉट डॉट्स डालकर दिया हुआ है, एक स्कैटर्ड सेटलमेंट पैटर्न आपको इधर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है ये साओ पाउलो का है, और ये रीजन में देखो सेटलमेंट्स कितने घने, कितने एकदम क्लोज्ड है, पैक्ड है, एक दूसरे से बहुत ही अटैचमेंट है, देयर इज़ नो प्लेस लेफ्ट, तो वैसा सिचुएशन में, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है साओ पाउलो रीजन में और सेटलमेंट्स भी उस वजह से बहुत ज़्यादा है। इन द फिगर 7.2a एंड b, जस्ट अभी हमने जो देखा, यू कैन सी इमेजेस ऑफ टू सेटलमेंट्स इन ब्राज़ील, वन इज़ फ्रॉम द अमेजोन रिवर बेसिन इन ब्राज़ील while the other belongs to the coastal area, एक जो है अमेजोन रिवर बेसिन की बात है और दूसरा कोस्टल रीजन में स्पेसिफिकली साओ पाउलो रीजन। Observe the settlement patterns carefully and name the types of settlement patterns that we have already discussed. Now let's go ahead. Geographical explanation. The earliest settlements in Brazil were formed by the settlers from Europe, mainly in the coastal areas.
पहले पहले स्टार्टिंग में ब्राज़ील में जो सेटलर्स होते थे, यानी घर वगैरह बनाकर बस्तियां बनाकर रहने वाले लोग यूरोप में से आए हुए लोग थे, यूरोपियंस थे। और अभी आज के तारीख में तो बहुत सारा सेटलमेंट्स हो गया है और ब्राज़ील का ईस्टर्न एरिया या कोस्टल रीजन बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो गया है। द मेजर रीजन्स ऑफ द डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। और यहाँ पर इतना डेवलपमेंट होने का मेन रीजन है जो दिया हुआ नीचे। ऑल्दो द कोस्टल क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, फ्लैट लैंड इज लिमिटेड ड्यू टू रग्ड टोपोग्राफी। भले ही कोस्टल रीजन का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड है और फ्लैट लैंड यानी सीधे जो ज़मीन है बहुत कम है, प्लेन ज़मीन, और रग्ड टोपोग्राफी यानी कि यहाँ पर जो टोपोग्राफी है अर्थ का, जो लैंड का स्ट्रक्चर है बहुत ही टेढ़े मेढ़े है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, उसके सभी के बावजूद द रीजन हैज़ अ गुड वाटर सप्लाई। इस एरिया को बहुत ही भरपूर वाटर सप्लाई मिलता है एंड अ लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलता है। फॉर एग्जांपल साओ paulo है। साओ paulo जो एरिया है वहाँ पर ये सभी फैसिलिटीज़ है, पानी के फैसिलिटी और नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह बहुत ज़्यादा है। ये सभी की वजह से इस रीजन में डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट हो चुका है। साओ paulo हैज़ extensive area under rich soil which makes it ideal for growing coffee. साओ paulo रीजन में बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सोइल है जिसके वजह से वहाँ पर कॉफ़ी प्लांट बहुत ही अच्छा से उगता है। It also has a large supply of natural minerals close by such as iron ore and it also has a steady energy supply. तो साओ paulo का जो डेवलपमेंट का रीज़न है ये उधर का मिट्टी बहुत ही अच्छा है, सूटेबल फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन, और बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स यहाँ पर मिलता है, फॉर एग्जांपल आयरन और कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई का कोई कमी नहीं है। द साउथ ईस्टर्न एरिया हैज़ अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो। तो यहाँ के साउथ ईस्टर्न एरिया में अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, यानी कि जो चीज़ें ले जाना यहाँ वहाँ जो ट्रांसपोर्टिंग होता है वो भी आसानी से होता है। This makes the Sao Paulo area a nucleated settlement. इसके लिए साओ paulo एरिया में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स पाया जाता है, बहुत सारे पब्लिक एक साथ भीड़ में रहते हैं। रूरल एरिया सच एज द नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम ड्रॉट्स, लेकिन नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड रीजन के जो एरिया है, स्पेसिफिकली जो रूरल एरिया, दे सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम ड्रॉट मीन्स सूखापन, पानी का कमी होने की वजह से ज़मीन वगैरह धरती पूरा चीर होकर पीने के लिए पानी नहीं, पानी का अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं, ऐसा इस सिचुएशन को ड्रॉट कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो हाईलैंड रीजन का रूरल एरिया एक्सट्रीम ड्रॉट का सामना करते हैं, विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से इस रीजन में नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड रीजन में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता ही नहीं या बड़ी मुश्किल से होता है। हेंस सेटलमेंट्स आर स्पार्स हियर, इसीलिए यहाँ पर सेटलमेंट्स बहुत ही कम है या तितर फितर है। सेटलमेंट्स बिकम स्पार्स एज वी मूव इन टूवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील। और साओ paulo रीजन या कोस्टल रीजन में सेटलमेंट्स ज़्यादा घने हैं, पर सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील जाते जाते सेटलमेंट्स बहुत ही कम हो जाता है, अलग अलग दूर दूर डॉटेड एरिया में हैं। Settlements become sparse as we move in towards the central part of Brazil. Given are the major reasons, और उसका मेन रीजन्स नीचे दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट वन, एरिया इज कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इस एरिया में थिक घने फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। द क्लाइमेट हियर इज अनहेल्दी, यहाँ का क्लाइमेट रहने लायक नहीं है। अनफिट फॉर सेटलमेंट, सेटलमेंट्स बनाकर रहने के लिए अनफिट है। लिमिटेशंस ऑन यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भले हैं तो भी उसको यूज़ करने में बहुत सारे लिमिटेशंस है, उसको नेचुरल रिसोर्स को पूरे तरीके से यूज़ नहीं कर पाता है। और पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स इन द रीजन, और यहाँ के टोपोग्राफी के वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत कम है। सो हियर यू कैन सी अ सिटी ऑफ साओ paulo, और यहाँ पर रेन फॉरेस्ट इन अमेजोन रिवर बेसिन। तो इतने घने फॉरेस्ट के बीच में सेटलमेंट्स पॉसिबल नहीं होता। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अभी हम इंडिया के अर्बनाइजेशन के बारे में। अर्बनाइजेशन मीन्स सिटी फॉर्मेशन। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन।
अर्बनाइजेशन किस तरह कैलकुलेट करता है? इट इज़ टेकन एज अ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, मीन्स टोटल अर्बन पॉपुलेशन कितना है, अर्बन पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया का पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100. अर्बन पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100. दैट इज हाउ द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड हियर. यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इंडिया का अर्बनाइजेशन का ट्रेंड, इंडिया ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन. इंडिया में अर्बनाइजेशन कितने तेज़ी से बढ़ रहा है वो देखने का है. 1961 से लेकर 2011 तक का दिया हुआ है. परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इज गिवन हियर 5%, 10%, 15, 20, इस तरह परसेंटेज में दिया हुआ है. 1961 का अर्बनाइजेशन का परसेंटेज करीब 18 है और 1971 में होते थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, 0.2 का फ़र्क, और 1981 में 23.3% हो गया, यानी अच्छा एक डायरेक्ट इंक्रीज हुआ है. 1991 में हल्का सा चेंज वापस हुआ, 25.7. 2001 में फिर एक 2% का फ़र्क पड़ा, 2011 में 31.2 हो गया है. तो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया. ये ग्राफ में देखकर हमें कुछ आंसर्स करना है. व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961? हमने देखा 18 था. इन विच डेकेड वाज द अर्बनाइजेशन हाईएस्ट? सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कौन से डेकेड में? 2001 से लेकर 2011 तक, बराबर. और लोवेस्ट कभी है, ऑलरेडी हमने ये सब ग्राफ में देख चुके हैं. नाउ geographical explanation. It is clear from the above graph that the growth of urbanization in India has been slow. यहाँ से पता चलता है कि अर्बनाइजेशन का ग्रोथ इंडिया में काफ़ी स्लो जा रहा है. द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज इन 2011 was 31.16%, which is quite low in comparison to the developed countries. डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया का जो अर्बनाइजेशन लेवल है, जो 2011 में 31.16% है, काफ़ी कम है. एट द सेम टाइम द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. एक्सपेंशन ऑफ urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country. उसके साथ साथ अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि लोग ज़्यादातर पीपल सिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, उनका जॉब के लिए फैसिलिटी अच्छे अच्छे होते हैं, तो अर्बन पॉपुलेशन कंटिन्यूस बढ़ रहा है. नए नए टाउन्स इमर्ज भी हो रहा है, नए नए टाउन्स बनते जा रहा है, तो अर्बनाइजेशन हमारा कंट्री में जारी है. Urbanization has been more in the southern part than in the northern part of India. इंडिया के साउथर्न साइड के स्टेट्स में ज़्यादातर अर्बनाइजेशन स्पीड में बढ़ रहा है, ज़्यादा है, और नॉर्थ इंडिया में इतना अर्बनाइजेशन नहीं है. गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विथ 62% पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरियाज. सबसे ज़्यादा अर्बनाइज हो गया हुआ स्टेट है गोवा, जहाँ पर 62% पब्लिक अर्बन रीजन में रहता है, यानी सिटीज़ में रहते हैं. दिल्ली इज़ मोर देन 80% अर्बन. स्टेट की बात कहेंगे तो गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, बट दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी. तो दिल्ली का अर्बनाइज्ड एरिया 80% है. और इट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला अर्बनाइजेशन इज़ मोर. तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, इन स्टेट्स में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान आर सम ऑफ द स्टेट्स विथ लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन. कम अर्बनाइजेशन इन स्टेट्स में पाया जाता है, या यहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत ही कम है. इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री सिंस एंशिएंट टाइम्स. Since ages of the population of this country is living in river basins, on plateau and mountains. Indraprastha, that is today's Delhi, Mithila, Varanasi, Harappa, Mohenjo-daro, Ujjain, Pratishtha, now it is called Paitan, were the urban settlements of earlier times. This shows that India has a great tradition of urbanization. तो बहुत सालों से, एंशियंट टाइम से, पुराने ज़माने से इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो हिस्ट्री है वो ये कहता है कि ज़्यादातर पब्लिक पॉपुलेशन रिवर बेसिन्स में रहते थे, स्पेसिफिकली रिवर बेसिन, प्लेटो और माउंटेन रीजन्स में. और कुछ सिटीज़ का नाम यहाँ पर दिया, इंद्रप्रस्था, मिथिला, वाराणसी, हरप्पा वगैरह वगैरह, पैठान वगैरह, ये सभी अर्बन सेटलमेंट्स है पुराने ज़माने के. तो इससे हमें पता चलता है कि इंडियन पॉपुलेशन में अर्बनाइजेशन का ट्रेडिशन काफ़ी पहले से है. Prepare a
choropleth map showing urban population using the data given in the table below. यहाँ पर इस टेबल में देखो आपको कुछ डेटा दिया हुआ है 0 से 10% अर्बन पॉपुलेशन कौन से एरिया में है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम, ओडिशा। 21 to 40% इतने सभी एरिया में है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ choropleth मैप, यानी एक ब्लैंक मैप लेकर उसके अंदर अलग अलग कलर शेड का इंडेक्स देते हुए आपको ये सभी स्टेट्स में वो कलर शेड देना है जो पर्टिकुलर आपने एक एक लेवल के लिए एक परसेंटेज के लिए दिया है। तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में तो आप डार्केस्ट, सबसे डार्क शेड देंगे, उसके बाद लाइट, इस तरह यू हैव टू प्रिपेयर अ मैप। Look at the table on page 49. It shows the growth of share of urban population in total population of Brazil. Draw a line graph from this table. देखो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है ब्राज़ील का परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन का, सिटी पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया हुआ है। 1960 में 47.1, 1970 56.8, 1980 में 66% और 1990 74.6% और 2000 में 81.5% और 2010 में 84.6%। आपको क्या करना होगा, एक ग्राफ इस तरह बनाना होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद वाई एक्सिस में आप ईयर्स डालोगे, ओके, और एक्स एक्सिस में परसेंटेजेस डालोगे। जस्ट अ मिनट, एक्स एक्सिस में परसेंटेजेस डालोगे, 5, 10, 15 इस तरह आगे बढ़ाओ, और वाई एक्सिस में ईयर्स को लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आएगा 1960, 1970, एक एक गैप के हिसाब से, जिस तरह आपके जो इंडिया का हमने ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन का ग्राफ देखा, उसी तरह का लाइन ग्राफ आपको पहले पॉइंट्स डालना होगा परसेंटेज के हिसाब से। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जिस तरह दिखा रहा है देखो, एक्स एक्सिस में ईयर्स मार्किंग किया हुआ है, वाई एक्सिस में परसेंटेजेस मार्किंग किया हुआ है, और यहाँ पर 1960 का दिया है तो आपका यहाँ पर 1960, 70, 80 इस तरह आएगा, और यहाँ पर 47.1% है, तो आपको इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर अर्बनाइजेशन कम है, लेकिन ब्राज़ील का अर्बनाइजेशन का रेट ज़्यादा है, तो आपको ऑलमोस्ट 80 क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और पॉइंट इस तरह देखो, पॉइंट डालना है, और लास्ट में जितने भी पॉइंट्स मार्किंग है उसको जोड़कर आपको लाइन ग्राफ बनाना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ डाटा, एक एक डाटा का इंटरवल क्या है, इंटरवल यानी गैप। यहाँ पर देखो 60 और 70 10 ईयर्स का गैप है। इन विच पीरियड डिड अर्बनाइजेशन होकर रैपिडली, कौन से पीरियड में अर्बनाइजेशन बहुत ही स्पीड में हुआ, वो देखने के लिए आपको ये नंबर का गैप देखना है। 47 से 56 में आया, बराबर, तो 9% का गैप है यहाँ पर। 56 से 66 में आया, यहाँ पर भी सम 9 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, 9.2%, और यहाँ पर 66 से 74 पे आया, तो ये हार्डली एक 8%, 8 पॉइंट समथिंग, और 74 में से 81, और यहाँ पर भी आपको एक 7% के आसपास, और देखा जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है ये एक डेकेड में, बराबर। तो वो आपको आंसर करना है। ये दोनों डेकेड में ऑलमोस्ट सेम है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है कि 56 माइनस 56.8 और 47.1 सब्ट्रैक्ट करके देखना है, और 66 और 56.8 का। तो वैसा देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ने वाला डेकेड है 1960 से लेकर 1970 तक। और उसके बाद राइट 5 सेंटेंसेस एनालिसिंग द ग्राफ के बारे में एनालाइज करके आपको 5 सेंटेंस लिखना है। उसके बाद Geographical explanation. Brazil is one of the few developing countries which is highly urbanized. ऐसा कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में से कुछ है, मतलब बहुत ही गिने चुने डेवलपिंग कंट्रीज है जो अर्बनाइजेशन जहाँ पर ज़्यादा है। नहीं तो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में अर्बनाइजेशन ज़्यादा होता नहीं है, सिटी ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा सिटीज़ होता है। तो ब्राज़ील उन कुछ देशों में से है जहाँ पर अर्बनाइजेशन अच्छा है, स्टिल इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री।
Brazil's substantial urban growth process is unique and one of the underlying factors contributing to its present rapid economic growth. ब्राज़ील का जो ज़्यादातर सब्सटेंशियल यानी ज़्यादातर अर्बन ग्रोथ एक यूनिक प्रोसेस से होता है, एक अलग ही तरीके का है, एक अनोखा स्टाइल से, और ये ही ग्रोथ ऑफ अर्बन या सिटी रीजन का ग्रोथ ही एक मेन वजह है यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ का. टुडे अबाउट 86% ऑफ ब्राज़ील पॉपुलेशन लिव्स इन एन अर्बन एरिया. आज ब्राज़ील के करीब 86% के लोग अर्बन रीजन में रहते हैं. Definition of urban is not very clear in Brazil. Actually urbanization, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्राज़ील का रीजन अर्बनाइज्ड है. इंडिया में अर्बन और रूरल में इतने डिफरेंस है, इतना फ़र्क है कि easily it can be defined what is an urban area and what is a rural area. But ब्राज़ील में अर्बन वर्ड को ज़्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते. इन ब्राज़ील रैपिड अर्बनाइजेशन हैपेंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट विथ साओ पाउलो emerging as a major metropolitan and industrial area. ब्राज़ील में बहुत ही रैपिड मीन्स बहुत ही स्पीडी अर्बनाइजेशन हो रहा है, मेनली साउथ और साउथ ईस्ट एरिया में, इंक्लूडिंग साओ पाउलो, और ज़्यादातर सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन यानी बड़ा सिटी रीजन और बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया बोलने के लिए साओ पाउलो है. लुकिंग एट दिस ग्रोथ इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट is promoting Go West policy, which will reduce pressure on few areas where population is concentrated and will reduce regional imbalance in the country. तो ये सिचुएशन देखते हुए, क्योंकि साउथ रीजन और साउथ ईस्ट रीजन में अर्बनाइजेशन बहुत ही रैपिडली बढ़ गया हुआ है, स्पेसिफिकली साओ पाउलो एरिया में. और साओ पाउलो एरिया में इतने पॉपुलेशन है, इतने भीड़ है कि पूरा पॉपुलेशन का प्रेशर वही एरिया में आ रहा है. इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया पॉलिसी स्टार्ट किया, दैट इज़ गो वेस्ट. मीन्स लोगों को वेस्टर्न साइड में जाने, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होने, वहाँ पर बिजनेस वगैरह करने और वहाँ पर सेटलमेंट्स लगाने का जो प्लान है गवर्नमेंट अभी कर रहा है, दैट इज़ गो वेस्ट. ताकि जो साउथ और साउथ ईस्ट एरिया का जो प्रेशराइज्ड अर्बनाइजेशन है उसे थोड़ा कम प्रेशर में लाए, reduce the pressure. Study the choropleth map of Brazil showing the state-wise urban population of Brazil and answer the following questions. So let us see the urban population के जो state-wise urban population का जो map दिया हुआ है ब्राज़ील का, let us see that first and then try to answer the questions given. देखो यहाँ पर percentage of urban population दिया हुआ है, जो डार्क कलर है इट इज़ अ कोरोप्लेथ मैप. सो हमको आसानी से फाइंड आउट करने को मिलेगा क्योंकि कलर शेड से. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क कलर दैट इज़ 91 to 100% अर्बन पॉपुलेशन है, और यहाँ पर लाइट कलर आते आते अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज कम है. ओके, तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे ये मैप को पूरा. तो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन देखो आपको साओ पाउलो में और गोयास और ऐसे कुछ एरिया में ज़्यादातर आपको यही दो एरिया है मेनली. यहाँ पर भी है रियो डे जनेरो वगैरह वगैरह जगह में ज़्यादा पॉपुलेशन आपको अर्बन पॉपुलेशन दिखाई देता है. और हमसे सवाल जो किया हुआ है, विच स्टेट्स और रीजन इन ब्राज़ील इज़ मोस्ट अर्बनाइज्ड, ज़्यादा अर्बनाइज्ड रीजन कौन सा है. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, विच स्टेट और रीजन इज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड. सो मोस्ट अर्बनाइज्ड देखने के लिए हम डार्केस्ट शेड देखोगे और लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स देखने के लिए एकदम लाइट कलर का शेड, वो जो रीजन बताया गया हुआ है उसको देखेंगे. तो वो होगा लीस्ट पॉपुलेटेड या लीस्ट अर्बनाइज्ड एरिया. Geographical explanation. As you can see from the map, urbanization has occurred more in the coastal states than the states in the interior of the country. Already हमने ये देखा है कि ब्राज़ील में only coastal region में concentrated है urbanization. इंटीरियर पार्ट में इतना अर्बनाइजेशन नहीं है. स्टेट्स लाइक साओ पाउलो और गोयास, मिनास जेराइस वगैरह वगैरह जो स्टेट्स है, जो एरिया है, हैव मोर अर्बन पॉपुलेशन दैन स्टेट्स इन द नॉर्थर्न साइड का स्टेट्स के मुकाबले ब्राज़ील में अर्बनाइजेशन अच्छा से है. तो कोस्टल रीजन के कुछ स्टेट्स में जैसे साओ पाउलो और गोयास एंड मिनास जेराइस वगैरह वगैरह जगह है.
As population is less in Amazon basin and Brazilian highlands, urbanization is also less. जहाँ पर population ज़्यादा होगा वहाँ पर urbanization होगा, बराबर. तो population Amazon basin में बहुत ही कम है, तो Amazon basin में और Brazilian highlands में अर्बनाइजेशन भी बहुत ही लेस है. इन दिस पार्ट मनाउस इज अ पोर्ट ऑफ ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द नीग्रो एंड द अमेजोन. नीग्रो रिवर और अमेजोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस यानी दोनों का जो जुड़ने का संगम का जो जगह है, दैट इज़ अ मनाउस पोर्ट. वो भी एरिया में अर्बनाइजेशन हैज अकर्ड हियर. ये एरिया में अर्बनाइजेशन है. मनाउस रीजन जहाँ पर नीग्रो रिवर और अमेजोन रिवर का कॉन्फ्लुएंस है, वहाँ पर मनाउस पोर्ट है. उस रीजन में अर्बनाइजेशन है क्योंकि इट्स अ पोर्ट रीजन. तो बिजनेस का, ट्रेड का या सामान आना जाना, बड़े बड़े गुड्स वगैरह आना जाना इसी पोर्ट के थ्रू होता है. तो इस वजह से यहाँ पर अर्बनाइजेशन है. यहाँ पर हमें 2 इमेजेस दिया हुआ जो सैटेलाइट से निकाला गया है फिजियोग्राफी से रिलेटेड. और यहाँ पर ऐसे रीजन में कैसा सेटलमेंट्स लोकेटेड होगा वो आपको इस इमेजेस से देकर स्टडी करनी है. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन. सो आई होप यू अंडरस्टूड. रीड द लेसन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो.